मुझे सुन पा रहे हैं? I guess yes. All right. So now, yeah, let me start the screen share. तो यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई. विल स्टार्ट फ्रॉम द इम्यूनिटी वाला पार्ट. So this is a portion we'll be trying to understand. We'll try to target and assume, like we'll try to cover a large chunk of that particular portion. So जब भी हम बात करते हैं हमारे इम्यूनिटी के बारे में, you should know that यहाँ पे आप अपने डिफेंस सेल्स की बात करोगे. Here we'll be discussing something about my WBCs और कैसे वो आके अपना यहाँ पे काम कर रहे हैं. So how WBC and the immune cells will come and protect you from the pathogens. ये सब आप जानते हो. So we won't be wasting time on this. Now, इम्यूनिटी आपके यहाँ पे दो टाइप की होती है. You have innate one and you have acquired one. Innate one आपकी होती है जो आपको मिलेगी right from the birth. So the innate one is something which is there right from the birth. आपको मिल जाती है यहाँ पे. और ये आपकी होती है नॉन स्पेसिफिक. सो innate immunity आपकी हमेशा यहाँ पे रहेगी आपकी नॉन स्पेसिफिक बिकॉज इट इज नॉट स्पेसिफिक टू अ सिंगल पैथोजन. ओके. और ये आपको बर्थ से. एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज समथिंग आप गेन करते हो विद द कोर्स ऑफ टाइम. व्हाट विल हैपन कि जैसे आप बचपन से बड़े हो रहे हो तो आप जैसे जैसे आपके बॉडी के अंदर कोई ना कोई पैथोजन आता जाएगा, बिकॉज ऑफ दोस पैथोजन व्हाट विल हैपन, यू विल डेवलप सम इम्यून रिस्पॉन्स. आप कुछ वहां पे अपना इम्यून रिस्पॉन्स वहां पे जनरेट करोगे एंड स्लोली यू विल डेवलप सम अमाउंट ऑफ इम्यूनिटी. तो याद रखनी ये बात कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर यू विल फाइंड कि आपका बॉडी आपका इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट करेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ इम्यूनिटी विल बी सीन इनसाइड द बॉडी आफ्टर अ मैटर ऑफ सम इयर्स. सो बेसिकली आप ये डेवलप करते हो. ये पैथोजेंस के साथ इंटरेक्शन करने की वजह से आपका ये डेवलप होता है. सो दैट इज माय एक्वायर्ड इम्यूनिटी. अगर आपको टाइफाइड हुआ, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट होगी. दैट्स एग्जांपल ऑफ माय एक्वायर्ड इम्यूनिटी. नाउ सो लेट्स हैव अ लुक. इनेट के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है. सो प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, नॉन स्पेसिफिक, प्रोवाइड्स डिफरेंट काइंड ऑफ बैरियर टू द फॉरेन एजेंट. सो कई सारे आपको बैरियर यहाँ पे आपको मिलेंगे. सो लेट्स हैव अ लुक एट द बैरियर्स इन देम. यू हैव बैरियर लाइक माय फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड माय साइटोकाइन बैरियर. तो कोई मुझे बताए यहाँ पे फिजिकल बैरियर में क्या आएगा. व्हाट विल कम अंडर द फिजिकल बैरियर? Skin, mucus, squat. Very true. Skin mucus is something I'll be finding become a part of my physical barrier. तो चलिए वहां से हम स्टार्ट करते हैं. तो स्किन एंड म्यूकस लाइनिंग जो आपके यहाँ पे हो जाती है, ये आपके ट्रैप करती है पैथोजेंस को. सो योर म्यूकस लाइन विल ट्रैप योर जीआई ट्रैक में. अगर कोई आ गया, लाइक बेसिकली जीआई ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड यूरोजेनिटल ट्रैक के अंदर यू विल हैव दिस म्यूकस लाइनिंग, जो अगर कोई बाहर से अगर आपका पैथोजन आ रहा है तो उसको वहां पे वो ट्रैप कर लेंगे. सिमिलरली आपकी स्किन बनती है यहाँ पे आपकी बैरियर, जो अलाउ नहीं करती आपके किसी बैक्टीरिया या पैथोजन को आपके बॉडी के अंदर आने के लिए. दीज आर माय फिजिकल बैरियर. Then you have your physiological barrier. ये तो आपका हो गया आपका physical barrier यहाँ पे. Then we have a physiological barrier that is going to be your acid in the stomach. आपके स्टमक के अंदर आपका एसिड आता है. That's my gastric juice. अब कोई मुझे बताएगा गैस्ट्रिक जूस जब आता है आपके स्टमक के अंदर, कौन सा हार्मोन जाके बोलता है स्टमक की वॉल को कि रिलीज करे गैस्ट्रिक जूस? Gastrin. Gastrin is a hormone which will go and tell the stomach wall कि वो गैस्ट्रिक जूस को यहाँ पे अपना रिलीज करे. बिल्कुल सी बात है. Saliva and tears as well. So saliva, tears, your gastric juice are all my physiological barrier. अगर कहीं से अगर आपका बैक्टीरिया पेट में आ भी जाता है तब भी उसको इतने लो पीएच में वो आपका सर्वाइव नहीं कर पाएगा. सेम थिंग आई कैन से लाइक इन टर्म्स ऑफ लाइक टीयर्स और सलाइवा जो आपको होता है, दैट विल आल्सो हैव सम एंजाइम्स व्हिच विल ब्रेक डाउन द बैक्टीरिया और एनी काइंड ऑफ फॉरेन पैथोजेंस. सो ये आपको याद रखना है. स्टमक एसिड, माउथ एंड सलाइवा एंड टीयर्स इन द आईज आर द एग्जांपल ऑफ माय फिजियोलॉजिकल बैरियर. माउथ में याद रखना यह एंजाइम कॉल्ड में लाइसोजाइम. लाइसोजाइम एंजाइम का एक एंजाइम आपके यहाँ पे होता है और इस एंजाइम की मदद से आप डाइजेस्ट कर सकते हो कई बार माइक्रोब्स को. अगर आपको याद होगा ना, तो जब हम पढ़ रहे थे ना हमारा डीएनए आइसोलेशन, तो वहां पे भी हम लाइसोजाइम का इस्तेमाल करते थे. इफ यू रिमेंबर दिस, वी आर यूजिंग द लाइसोजाइम फॉर ब्रेकिंग डाउन द वॉल ऑफ बैक्टीरियल सेल. सो वही आपका लाइसोजाइम आपके माउथ में भी आपको मिल जाता है, which can actually digest or break down the microbes, right? Then you have a cellular barrier. यहाँ पे आपको क्या मिलेगा देखते हैं के लिए, that in this barrier you will have your some cells are involved, your macrophages, neutrophils, ये सब आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे and these cells will carry out my phagocytosis. तो याद रखना है आपको यहाँ पे कि cellular barrier के अंदर you have your macrophages, neutrophils, आपके मोनोसाइट होते हैं वही आपके कन्वर्ट होते हैं आपके मैक्रोफेज के अंदर.
एंड दे विल डू समथिंग कॉल्ड एज माय फैगोसाइटोसिस, वो यहाँ पे करके देंगे आपको यहाँ पे. सो natural killer cell are also my lymphocytes. They are also going to be doing your defense against the foreign pathogen. तो याद रखना, ये हर कोई जो आपका यहाँ पे, they are known to carry out my phagocytosis. जहां पे आप जाके अपने फॉरेन बॉडी को या फॉरेन पार्टिकल को जाके आप एनगल्फ कर लेते हो. यू एनगल्फ दैट फॉरेन पार्टिकल एंड दैट्स हाउ यू डील विद देम. सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माय, दैट इज व्हाट यू डू इन टर्म्स ऑफ माय मैक्रोफेजेस. दैट इज समथिंग यू डू इन माय सेलुलर बैरियर. इसके बाद आपका यहाँ पे आएगा साइटोकाइन बैरियर. ये तो आपके सारे सेल्स आ गए इन द सेलुलर बैरियर के अंदर. देन यू विल हैव द साइटोकाइन बैरियर. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यू आर फाइंडिंग दैट यू हैव अ सेल, और अगर उस सेल के अंदर कोई वायरस आ जाता है, देन वो सेल अपने अंदर से कुछ प्रोटीन्स को रिलीज करेगा, केमिकल प्रोटीन्स को रिलीज करेगा, जिनको हम बोलेंगे यहाँ पे साइटोकाइंस, जिनको हम एक कॉमन टर्म यहाँ पे यूज करते हैं, दैट्स माय साइटोकाइंस. और ये साइटोकाइंस जाके बोलेंगे मेरे नियर बाय सेल को कि आप अपने आप को बचा लो, मेरे सेल के अंदर एक वायरस आ चुका है. सो दैट इज समथिंग डन बाय माय साइटोकाइन बैरियर. सो साइटोकाइंस आपके रिलीज करे जाते हैं अंडर द इन्फेक्शन ऑफ द वायरस. यहाँ पे दो एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख के रखे हुए साइटोकाइंस के. वन इज माय इंटरफेरॉन, अदर इज माय इंटरल्यूकिन. एंड यूजिंग दिस साइटोकाइंस यू विल फाइंड द नियर बाय सेल विल गेट टू नो कि उन्हें अपने आप को वहां पे बचाना है फ्रॉम द पॉसिबल वायरस जो आपके सराउंडिंग के अंदर है. दिस इज माय साइटोकाइन बैरियर इन दिस. ठीक है, तो ये भी हमने आप देख लिया, सिंपल है आपका ये चीज यहाँ पे. नाउ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये आप गेन करते हो थ्रू आउट द कोर्स ऑफ लाइफ. आपको कई सारे पैथोजन आपके बॉडी के अंदर आएंगे, कई सारे बैक्टीरिया आएंगे, एंड विद द कोर्स ऑफ टाइम यू गेन द इम्यूनिटी अगेंस्ट देम. सो ये आपकी होती है पैथोजन स्पेसिफिक. दिस इम्यूनिटी इज गोइंग टू बी पैथोजन स्पेसिफिक. तो ये हर एक के लिए अलग से बनाई जाती है, कैरेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी. सो यहाँ पे मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कि मैंने आपको बताया था, सी अगर आपकी बॉडी में मलेरिया हुआ, तो अगर आपकी बॉडी में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स आता है, तो अगर 4 साल बाद अगर वो वापस आए, देन आपकी बॉडी से संभाल लेगी. योर बॉडी विल नॉट अलाउ दैट प्लाज्मोडियम टू इंक्रीज इट्स नंबर. फटाफट जाके उसे वो न्यूट्रलाइज वहां पे कर देगी, योर इम्यून सेल्स. सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ बीइंग मेमोरी टू योर इम्यून सिस्टम. तो कई सारे सेल आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना. डब्ल्यूबीसी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. यू हैव अ ग्रैनुलोसाइट्स एंड यू हैव अग्रैनुलोसाइट्स. अग्रैनुलोसाइट्स के अंदर आपको यहाँ पे क्या लिखा होते हुए, दैट यू विल हैव योर मोनोसाइट्स एंड यू विल हैव योर लिम्फोसाइट्स. दीस आर टू टर्म्स यू विल फाइंड इन माय ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर. ग्रैनुलोसाइट्स में यू विल हैव 3 सेल्स, बेसोफिल, यूसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स. अब मुझे बताओ, इन पांचों सेल्स में से कौन सा सेल होता है जो सबसे कम होता है बॉडी के अंदर? Basophil. Basophil is the least one, right? And someone who's going to be in the highest amount is going to be my neutrophils. Neutrophil. You have a neutrophils and basophils are the two cells you have to know in this. अगर मैं आपसे पूछूं इन पांचों में से कौन सा मेरा सेल होता है जहां से मुझे टी सेल्स और बी सेल्स के टाइप्स मुझे मिलेंगे, सो कौन सा होगा यहाँ पे? Lymphocytes. राइट, लिम्फोसाइट्स आर द वन जिसमें से मुझे मेरा टी सेल्स और बी सेल्स के यहाँ पे टाइप्स देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे क्लियरली. मोनोसाइट तो आपका कन्वर्ट होता है आपका मैक्रोफेज के अंदर. नाउ लेट्स हैव अ लुक. सो जब मैं लिम्फोसाइट्स के अग्रैनुलोसाइट्स की यहाँ पे बात करता हूँ, बस मेरा पूरा कहानी इसके ऊपर ही बेस्ड होगा. व्हेन आई टॉक अबाउट माय अग्रैनुलोसाइट्स, यू विल हैव माय लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स के आपके दो टाइप्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, टी सेल्स एंड बी सेल्स. टी सेल्स में आपको कुछ टाइप्स आपके मिल जाएंगे, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल एंड मेमोरी टी सेल्स. बी सेल्स के अंदर you will have a plasma cells and memory cells. Okay, plasma cell को याद रखना, they are also called as my factory of antibodies. यहां से बन के आते हैं आपके बहुत सारे एंटीबॉडीज. दैट इज व्हाट वी विल बी फाइंडिंग कमिंग फ्रॉम दिस. एंड टी सेल्स जो आपके यहाँ होते हैं, टीसी सेल्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, वी कॉल देम एज अ साइटोटॉक्सिक सेल. जब आपके टी सेल्स प्रीडोमिनेंटली आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, जब आपको एक इम्यून रिस्पॉन्स देना हो, सच काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज माय सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स. अगर मेरे 20 सेल यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं टू गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, सच काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज माय ह्यूमरल रिस्पॉन्स. अब मुझे आप यहाँ पे ये बताइए, इन सब के अंदर टी हेल्पर सेल का यहाँ पे काम क्या होता है? हैंड रेज करके, रेज योर हैंड एंड टेल मी हाउ द टी हेल्पर सेल विल हैव इंपैक्ट ऑन योर इम्यून सिस्टम. हेल्पर टी सेल बताइए. चलिए चलिए बेटा चलिए बताइए. कोई नहीं बताएगा? नो वन. सर क्वेश्चन क्या बोला आपने? क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि टी हेल्पर सेल कैसे काम करते हैं या क्या काम करते हैं. बोलिए, जिन्होंने हैंड रेज किया है बताइए. अभिषेक.
सर जैसे ही कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में आएगा तो टी हेल्पर सेल साइटोकाइन रिलीज करेंगे। ओके, सो टी हेल्पर सेल आर नोन टू रेज द अलार्म। टी हेल्पर सेल का काम यहाँ पे है वो अलार्म रेज करते हैं, मतलब बेसिकली वहां से उनके साइटोकाइन्स को रिलीज करेंगे। जो भी अभिषेक ने बताया वो सही है। अगर आपके बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी आती है देन टी हेल्पर सेल आर नोन टू रेज द अलार्म, ताकि पूरे इम्यून सिस्टम को पता चले कि कोई बाहर से अंदर आ चुका है। दैट इज व्हाट माय टी हेल्पर सेल आर नोन फॉर। तो ये बात भूलना मत, ठीक है। बी सेल्स विल हैव अ प्लाज्मा सेल्स आपको मिलेंगे उसके अंदर, एंड दे विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज आईजीए, आईजीडी, आईजीई एंड आईजीएम, राइट। सो दीज आर द एंटीबॉडीज आई बी फाइंडिंग। ये 5 टाइप की एंटीबॉडीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। याद रखना आईजीजी जो होता है आपका, ये आपको हाईएस्ट मिलेगा आपके ब्लड के अंदर। आईजीई जो आपका यहाँ पे होगा, इट इज बिन इन्वॉल्व इन माई एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे। और आईजीए जो आपका यहाँ पे होता है, इट इज गोज फ्रॉम मदर टू ऑस्प्रिंग वाया ब्रेस्ट फीडिंग। आईजीजी जो आपका यहाँ पे होगा, ये आपका ट्रेवल करेगा वाया प्लेसेंटा फ्रॉम मदर टू फीटल साइड। सो ये आपको याद रखना है। दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ दिस इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सो ये याद रखना नाउ। तो यहाँ पे आपको बता के रखा हुआ है कि आपका टी हेल्पर सेल यहाँ पे करता क्या है। अगर आपके सेल के अंदर, अगर आपके बॉडी के अंदर अगर बैक्टीरिया आया, टी हेल्पर सेल आपके यहाँ पे रिलीज करेगा आपके यहाँ पे साइटोकाइन। दो साइटोकाइन विल रेज द अलार्म। सो बेसिकली सारे इम्यून सेल को पता चल जाएगा कि कोई बाहर से आ चुका है। तो ये सिग्नल देगा मैक्रोफेज को, ये सिग्नल देगा, मतलब साइटोकाइन जाके सिग्नल देगा आपके बी सेल्स को, एंड यू विल फाइंड बी सेल विल स्टार्ट मेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल्स। और अगर आपके प्लाज्मा सेल्स का अमाउंट बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, एंटीबॉडीज का अमाउंट भी आपके यहाँ पे बढ़ने लगेगा। नाउ दिस एंटीबॉडीज विल गो एंड विल गेट देमसेल्फ अटैच विद द फॉरेन पैथोजन। अब मेरी एंटीबॉडीज यहाँ पे जाएगी और मेरे फॉरेन पैथोजन के साथ जाके अटैच होगी और उसे जाके यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देगी। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। अगर मेरी एंटीबॉडीज यहाँ पे प्रीडोमिनेटली इन्वॉल्व कर रही है टू न्यूट्रलाइज द पैथोजन, देन किस टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ पे ये हो जाएगा? ह्यूमरल। Human. Yes. Right. This response is my humoral response. On the other hand, जहाँ पे मेंशन किया हुआ है, this is going to be my humoral response over here. On the other hand, when you have your, अगर आपका बैक्टीरिया या वायरस अगर आपके सेल के अंदर जाता है, अगर वो सेल के अंदर जा रहा है, देन टी हेल्पर सेल वो सेल के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसे ढूंढेगा पहले तो, एंड देन रिलीज करेगा अपने यहाँ पे साइटोकाइन। लेकिन जब आपका बैक्टीरिया पैथोजन अगर सेल के अंदर है, देन यहाँ पे आपका जो खत्म करने के लिए काम आएगा, दैट्स माय टी किलर सेल। सो आप मैक्रोफेज का तो नंबर बढ़ाते हो, इनका तो नंबर वैसे बढ़ता ही है। टी सेल को बोला जाएगा कि आप बनाइए बहुत सारे टी किलर सेल, और ये टी किलर सेल अब आगे आएंगे, दे विल अटैच विद द फॉरेन बॉडी, फॉरेन सेल, मतलब दे विल अटैच विद द सेल एंड दे विल रिलीज सम टॉक्सिक सब्सटेंस। और ये टॉक्सिक सब्सटेंस की मदद से आपका जो सेल वहां पे होगा उसके यहाँ पे डेथ हो जाएगी अलॉन्ग विद द बैक्टीरिया और वायरस। दिस इज कॉल्ड एज माय सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, जो आपके टी किलर सेल आपके यहाँ पे देते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। टी किलर सेल काफी स्ट्रांगली इन्वॉल्व होते हैं इन योर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान। सो दे विल गिव यू द सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स एंड दे आर वेरी स्ट्रांगली इन्वॉल्व इन माय ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जब भी आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन आपका हो रहा होता है तो रिजेक्शन के टाइम पे ये लोग आगे आते हैं। सो ग्राफ्ट रिजेक्शन के दौरान टी किलर सेल आर मेनली इन्वॉल्व इन दिस। सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। किडनी और हार्ट ट्रांसप्लांट के दौरान, सो जनरली जब कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराता है तो उसको एज अ डॉक्टर आप क्या देते हो उसको वो कराने के पहले? व्हाट डू यू ऐड इन द पर्टिकुलर पेशेंट? Immunosuppressive. नाम बताओ मुझे उस फंगस का जहां से आप वो ड्रग निकालते हो। Cyclosporin. Trichoderma polypus. ट्राइकोडर्मा बेटा, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा इज अ स्पीशीज, पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम इज अ स्पीशीज जहां से आप निकालते हो अपना साइक्लोस्पोरिन ए, एंड देन यू कैन यूज दैट फॉर अ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, साइक्लोस्पोरिन तो आप जानते हो, दैट्स वन यू टर्म यू आर फेमिलियर विद। यू हैव अ साइक्लोस्पोरिन व्हिच हैज अ इम्यूनोसप्रेसिव प्रॉपर्टी। एक और नाम हमने देखा था आज से 2-4 दिन पहले, हफ्ता पहले या 4-5 दिन पहले, वो क्या था जो आपका होता है इम्यूनोसप्रेसिव प्रॉपर्टी वाला? बोलिए, बताइए बताइए। Cyclosporin is something you know. There is one hormone we have discussed that has an immunosuppressive property. क्या नाम है उसका? इतने जल्दी भूल गए? Sir, cortisol. Right, true. That is my cortisol. याद आ रहा है बेटा आप लोगों को? ग्रुप ऑफ संजय सिंघानिया। Yes, sir. So
cortisol is the one which is going to be your hormone which will also have a immunosuppressive property. और क्या थी इसके अंदर प्रॉपर्टी, और एक प्रॉपर्टी थी इसके अंदर, वो क्या थी? Anti-inflammation. Right, anti-inflammation. Very good, Chetna. Anti-inflammation was one more property in them along with the immunosuppressive property, and they were also called as my stress hormone as well. इनको हम even बोल देते हैं यहाँ पे as a stress hormone. ये सब मालूम होना चाहिए. ये सब कभी भी अगर आपको उठा के पूछे ना दिन में या रात में, you should answer this. Okay, so this is something we have discussed now. Antibody. ये भी सवाल कई बार बच्चों ने गलत करा होता है एग्जाम के अंदर कि एंटीबॉडी को लेबल नहीं करते आप लोग सही से. सो एंटीबॉडी की आप बात करते हो, पहली चीज आपको याद रखनी है दैट एंटीबॉडी आर मेड अप ऑफ माय 110 अमीनो एसिड. 110 अमीनो एसिड से बना हुआ होता है इसको. इट इज मेड ऑफ माय, इट इज बेसिकली अ ग्लाइकोप्रोटीन. इट इज मेड ऑफ योर अमीनो एसिड एंड सम अमाउंट ऑफ माय शुगर मॉलिक्यूल. अब एंटीबॉडीज जो आपको मिलते हैं, यू विल फाइंड टू चेन्स. यू हैव अ हेवी चेन एंड यू हैव अ लाइट चेन. लाइट चेन होती है छोटी वाली, हेवी चेन आपकी होती है यहाँ पे बड़ी वाली. ओके, हेवी चेन आपकी यहाँ पे अटैच है एक दूसरे के साथ. दो हेवी चेन एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच है विद द हेल्प ऑफ माय डाइसल्फाइड बॉन्ड. ये भूलना मत. डाइसल्फाइड बॉन्ड आपको इवन मिलता है आपके इंसुलिन के बीच में भी, राइट. सिमिलरली डाइसल्फाइड बॉन्ड आपको यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा बिटवीन द टू हेवी चेन, एंड बिटवीन द हेवी एंड लाइट चेन के बीच में भी आपको यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड आपको यहाँ पे मिलता है. यू विल हैव अ डाइसल्फाइड बॉन्ड over here as well. Now you will find in this you have your heavy and light chain, you have a dicellular bond between them. इसके बाद याद रखना आपको यहाँ पे मिलेगा आपका variable region and constant region. So variable and constant region is something also you should know. तो ऊपर आपको मिलेगा variable region in my light chain and heavy chain के अंदर. Similarly you will have a constant region in both the heavy and light chain के अंदर. नीचे वाला जो part है आपका यहाँ पे, this नीचे वाला part is my constant region. This is my constant. आपसे पूछा ये जाएगा कि आपके एंटीबॉडी अटैच करते हैं एंटीजन के साथ कौन से साइट से. सो यू शुड नो देम. वन हेवी चेन एंड वन लाइट चेन आर इन्वॉल्व इन अटैचिंग विद द एंटीजन. या एंटीजन से इंटरेक्ट करने में आपका हेवी एंड लाइट चेन दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. आप और प्रिसाइसली बता सकते हो दैट माय वेरिएबल रीजन यहाँ पे जो होगा वो मेरा इन्वॉल्व होगा. सो वेरिएबल रीजन ऑफ माय हेवी चेन एंड लाइट चेन आर इन्वॉल्व इन माय एंटीजन अटैचमेंट. ये बात आपको याद रखनी है. सो कैन सी इंटरेक्ट कौन कर रहा है आपका एंटीजन के साथ, हेवी एंड लाइट चेन. कौन सा वाला पार्ट, वेरिएबल वाला पार्ट. दैट्स समथिंग यू हैव टू नो. देन नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइमरी रिस्पांस एंड सेकेंडरी रिस्पांस. क्या होता है मेरा प्राइमरी रिस्पांस? कोई फटाफट मुझे बता दो व्हाट हैपेंस इन प्राइमरी रिस्पांस. बताइए निशिका शर्मा. Sir, when a pathogen enter in our body for the first time, it is known as primary response. And secondary response में pathogen दूसरी टाइम बॉडी में आता है. राइट. सो अगर आपके बॉडी में सबसे पहली बार अगर आपके बॉडी में पैथोजन आ रहा है, देन द बॉडी विल गिव अ रिस्पांस एंड दैट रिस्पांस इज कॉल्ड एज माय प्राइमरी रिस्पांस. प्राइमरी रिस्पांस आपके यहाँ पे रहता है स्लो. सो योर इम्यून सिस्टम विल टेक सम टाइम टू गिव अ राइट काइंड ऑफ रिस्पांस. सेकेंडरी रिस्पांस आपका फास्ट होता है. अगर वही पैथोजन 6 महीने बाद वापस आया तो सारे इम्यून सेल्स आपके रेडी रहेंगे. मतलब ऐसे जैसे वो अंदर घुसेगा वहां पे 150-200 सेल वैसे रेडी उसे मारने के लिए. सो यू विल फाइंड द सेकेंडरी रिस्पांस इज मच मोर फास्टर देन माय प्राइमरी रिस्पांस. तो ये चीज आती है. और सेकेंडरी रिस्पांस इसलिए आ रहा है बिकॉज योर बॉडी हैज ऑलरेडी एनकाउंटर्ड दैट पैथोजन. क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी एनकाउंटर कर चुकी है उस पैथोजन के साथ. दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द सेकेंडरी रिस्पांस. नाउ सो कैन सी अ प्राइमरी रिस्पांस बीइंग अ स्लो वन. स्लो रिस्पांस आपके यहाँ पे हो रहा है, लो इंटेंसिटी का यहाँ पे रिस्पांस हो रहा है. बट व्हेन यू हैव अ सेकेंडरी रिस्पांस, ये होता है हाई इंटेंसिटी का. सब एंटीबॉडीज यहाँ पे रेडी रहती है उसे मारने के लिए. सो इट इज अ हाई इंटेंसिटी रिस्पांस because of the memory. So you will have a B lymphocytes and you have a T lymphocytes यहाँ पे. B lymphocytes बनाते हैं आपके यहाँ पे antibodies and T lymphocytes आपके बनाते हैं आपके यहाँ पे. They will actually help in making T helper cell, T killer cells. That's the job they will have. Antibody का structure अब आपको यहाँ पे मालूम है. Let's not waste time on this. याद रखना you have a disulfide bond between them. चलिए. टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी से भी आप यहाँ पे वाकिफ है. इन पांचों में से कौन सी इस्तेमाल की जाएगी जब आपको होगा एलर्जिक रिएक्शन? IgE. राइट. इन पांचों में से कौन सी होती है जिसका हाईएस्ट अमाउंट आपको मिलेगा आपके ब्लड के अंदर फिलहाल? IgG. IgG. राइट. ट्रू.
Now, so you have these terms, cell-mediated response, and you have a response given by the antibodies, that's a humoral response. So ये हम यहाँ पे देख चुके हैं. ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की भी हमने बात कर ली है. सो यू आर ऑल फेमिलियर विद दिस. ऑर्गन ट्रांसप्लांट इस तरीके से किया जाता है. काश इतना सिंपल होता. ग्राफ रिएक्शन इज समथिंग यू हैव टू नो. ग्राफ रिएक्शन के लिए ये सवाल कई बार आता है. यू हैव अ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी व्हिच इज इन्वॉल्वड इन दिस. नाउ ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पहले यू हैव टू डू द ब्लड ग्रुप मैचिंग, ऑर्गन मैचिंग, ये सब आपको करना पड़ता है. एंड सो ये हमने यहाँ पे कर लिया. वी वोंट सॉल्विंग क्वेश्चन दिस. नाउ विल मूव ऑन टू एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. सो लेट्स स्टार्ट विद माय बेसिक टर्म. सो जब हम बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में, सो यू शुड नो दैट ये आपकी वो इम्यूनिटी है जब आपको मिलती है व्हेन यू एनकाउंटर अ पैथोजन, राइट. सो जब आपकी बॉडी में कोई पैथोजन अगर आपकी बॉडी के अंदर आ गया तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स देगी. इट विल टेक सम टाइम बट योर बॉडी विल गिव अ रिस्पॉन्स. दैट काइंड ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज माय एक्टिव इम्यूनिटी. तो एक्टिव में याद रखना है, पैथोजन बॉडी के अंदर आ रहा है, रह रहा है, और उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी बनाएगी एंटीबॉडीज, टी किलर सेल, मैक्रोफेजेस, उसे खत्म करेगी. दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स व्हिच यू विल बी फाइंडिंग गिविंग बाय द बॉडी इज माय एक्टिव इम्यूनिटी. तो बिल्कुल आपके यहाँ पे मेमोरी सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है. एक्टिविटी के थ्रू आप खत्म करते हैं अपने पैथोजन को, उसके साथ साथ मेमोरी सेल से याद कर लेते हैं. मेमोरी सेल इंश्योर दैट कि ये पैथोजन को मैं याद कर लूंगा, अब फ्यूचर में ये वापस आया सो मैं उससे वहां पे डील कर लूंगा. सो दैट्स व्हाट दे प्लान फॉर. पैसिव में क्या होता है, रेडीमेड एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में डाली जाएगी. सिंपल, रेडीमेड एंटीबॉडीज अगर आपकी बॉडी में डाली जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज माय पैसिव इम्यूनिटी. तो यहाँ पे आपका हो गया पैसिव एंड एक्टिव के अंदर सेपरेशन आपका काफी सिंपल है. एक के अंदर आपकी बॉडी खुद बना रही है इम्यून रिस्पॉन्स, एक के अंदर आप बॉडी के अंदर डायरेक्टली आप डाल रहे हो अपने यहाँ पे प्री फॉर्म एंटीबॉडीज. नाउ इसको हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे दो पार्ट के अंदर. यू हैव अ नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल वन. नेचुरल में क्या होगा, by exposing to disease generation of the immunity will happen. So that's my active immunity. आपको यहाँ पे like आपको हो गया टाइफाइड, हो गया मलेरिया, हो गया, then your body will give a response. That is my natural active immunity. On the other hand, artificial active immunity में यहाँ पे क्या होता है, वैक्सीनेशन. आपकी बॉडी में डाले जाते हैं डेड एंड वीक पैथोजन ताकि आपकी बॉडी उनके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स जनरेट वहां पे कर सके. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. सो बॉडी जनरेट्स इम्यूनिटी ओवर हियर. सो बॉडी आपके यहाँ पे इम्यूनिटी आपके यहाँ पे जनरेट करती है. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन माय ड्यूरिंग वैक्सीनेशन. सो वैक्सीनेशन के दौरान यू विल बी गेटिंग द एट्स एग्जांपल ऑफ माय आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैसिव वन, जहाँ पे आप रेडीमेड एंटीबॉडीज आप यहाँ पे डाल रहे हो. बता दो इसका एग्जांपल क्या आएगा. पैसिव का एग्जांपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, IgE, IgG. अरे नहीं, मतलब व्हाट इज द इवेंट हैपनिंग जब आपको पैसिव इम्यूनिटी की जरूरत पड़ रही है. Colostrum. Snake bite. Snake bite. स्नेक बाइट, सबसे सिंपल. कोई भी ये पूछे बोलने का स्नेक बाइट. स्नेक बाइट के टाइम पे आपको दिया जाता है एंटीवेनम का शॉट एंड दैट विल बी हैविंग द योर प्री फॉर्म एंटीबॉडीज. उसमें आपको प्री फॉर्म एंटीबॉडीज आपको मिल जाएगी एंड दोस एंटीबॉडीज आर द वन व्हिच विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दैट वेनम. सिमिलरली अगर आपको टिटनेस का भी शॉट लगाना पड़ता है ना, अगर आपको कोई कट लग गया, सो टिटनेस के लिए भी वो आपको प्री फॉर्म एंटीबॉडीज ही डालते हैं बॉडी के अंदर. सो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई पैसिव इम्यूनिटी एंड दैट इज गोइंग टू बी अ आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी यहाँ पे. सो अगर स्नेक बाइट के टाइम पे अगर आपको शॉट दिया जा रहा है, मतलब एंटीवेनम सीरम दिया जा रहा है, दैट्स आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. अगर आपका कट लग गया पैर पे, अगर आपको टिटनेस का शॉट लेना पड़ रहा है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. नेचुरल पैसिव का एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगा मदर टू ऑफस्प्रिंग बाय ब्रेस्ट फीडिंग, जो IgA जा रहा है, दैट इज अ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी. एंड मदर टू फीटस जो IgG आपका जा रहा था, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी. देखो, सो नेचुरल पैसिव में याद रखना, IgA क्लोस्ट्रम during breastfeeding, IgG transported via placenta towards the fetus, that's the second term. आर्टिफिशियल में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यू हैव अ स्नेक बाइट हैपनिंग ओवर हियर. स्नेक बाइट अगर होता है तो वेनम जाता है बॉडी के अंदर एंड दैट वेनम इज समथिंग कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय गिविंग द प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज. सो दैट इज माय आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. यहाँ पे एक्टिव के अंदर खुद के अंदर आप बॉडी में बना रहे हो, पैसिव के अंदर आप बाहर से अंदर एंटीबॉडीज को आप डाल रहे हो. ठीक है. नाउ सो कैन सी अ नेचुरल वन, आर्टिफिशियल वन. हम जानते हैं वैक्सीनेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, दैट्स अ एक्टिव इम्यूनिटी. पैसिव इम्यूनिटी मैटरनल एंटीबॉडीज क्लोस्ट्रम के थ्रू या वाया प्लेसेंटा IgG जब जा रहा होगा, दैट्स अ पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल वन. एंड देन यू हैव इम्यून सिस्टम, इम्यूनाइजेशन, दैट्स माय वैक्सीनेशन.
वैक्सीनेशन की कहानी सिंपल है। आपकी बॉडी में हम लोग यहाँ पे डालेंगे डेड एंड वीक पैथोजन, आपकी बॉडी में डाले जाते हैं, या कई बार प्रोटीन डालते हो आप, आरएनए डालते हो, डीएनए डालते हो, और आपकी बॉडी वहां पे रिस्पॉन्स देगी। जब आपकी बॉडी रिस्पॉन्स देती है वो उसे मेमोराइज कर लेती है, उस पैथोजन को, उस आरएनए को, उस डीएनए को मेमोराइज कर लेगी। अगर सेम पैथोजन आपकी बॉडी में वापस आया, your body will give a very strong response over there, and that is an example of your vaccination. That's what the vaccination is all about. Memory of the immune system के ऊपर ये आपका based होता है. So the story is clear to all of you. So we won't be reading all those things. We have done all those things पहले हमने कर लिया था यहाँ पे. Your memory T cells and B cells will actually give you this shield, या आपको यहाँ पे एक protective covering आपको मिल जाती है इनके जैसे, ताकि अगर वो बैक्टीरिया वापस भी अगर आप बॉडी में आ रहा है आफ्टर several years, your body will give a strong response. याद रखना, वैक्सीनेशन कराने के बाद रिस्पॉन्स जो अगला आता है, सेकेंडरी आता है, वो इतना फास्ट होता है, इतना स्ट्रांग होता है दैट आपको सिम्टम्स नहीं मिलते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ। यू डोंट गेट टू सी सिम्टम्स ओवर देयर। ठीक है, so that's my vaccination and the story is clear to all of you, so we won't be wasting time in this. सेकेंडरी रिस्पॉन्स आपका यहाँ पे रहेगा काफी तेज और हाई इंटेंसिटी का, and will produce a high amount of antibodies and will have a very high intensity response आपको मिलेगा होते हुए। ये देखो क्या कर रहे हैं लोग, मार रहे हैं। This is what they do. Antibodies bind to pathogens and kill the pathogen. Snake bite, antivenom serum, example of immunization. ये लगो यहाँ पे काफी बुरे तरीके से चोट लग चुकी है, and if tetanus का शॉट आपको लेना हो यहाँ पे, snake bite की कंडीशन आपके सामने हो यहाँ पे, then you have to go for a preform antibodies. ये याद रखने, कई बार लोग भूल जाते हैं। If a person is infected with some deadly microbes to which a quick immune response is required, such as in tetanus, we need to directly inject preformed antibodies or antitoxins. This is something we have to inject. Snake bite का आपको मालूम ही है, इसका याद रख लेना. That is what you have to do. Now, before going into the allergy वाला part, so that is something we have done. इतनी चीज हमने यहाँ पे देख ली. Now let's solve some questions. कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं and then we'll move on to the allergy वाले पार्ट के अंदर. अब क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन. So be slightly careful while solving them. पहले हम करते हैं थोड़ा सा आसान वाला सवाल यहाँ पे सॉल्व and then we'll move forward. Now let me just give me a minute. आसान से भी आसान कोई है यहाँ पे? नहीं, यही हमारा सबसे आसान. चलो ठीक है. So question number 93, raise your hand to answer this. In high vertebrates, the immune system can distinguish between self and non-self. हैंड रेज करिए और थोड़ा सा कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा आपको यहाँ पे. आई होप यू अंडरस्टैंड. ऑलराइट, बताइए शिखा दुबे, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी. शिखा, आपको बताना पड़ेगा दो बीमारियों के नाम विच आर माय ऑटो इम्यून कंडीशंस. सर माइस्थेनिया ग्रेविस. Right. So myasthenia gravis. Okay. Then दूसरी याद नहीं आ रही. दूसरी याद नहीं आ रही. दूसरी ओके. अरे वाह, वेरी गुड. हाशिमोटो डिजीज. बढ़िया बढ़िया. हाशिमोटो डिजीज कंडीशन जहाँ पे आपका थर्ड ग्लैंड को आप टारगेट करते हैं. ओके. चेतना, और कोई बता सकते हो यहाँ पे? माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, हाशिमोटो हो गया, और कोई? रेमेटॉइड आर्थराइटिस. राइट. सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक आपका यहाँ पे हो जाएगा. एंड एक और हमने पढ़ा था जब हम पढ़े थे हमारा न्यूरल केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट वाज माय ग्रेव डिजीज. याद आ रहा है? ये हमने पढ़ा था. थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा जाओ फ्लैशबैक में. few days back. So these are the 4 conditions you have. That's my autoimmune condition जो आपका सेल्फ नॉन सेल्फ को यहाँ पे सेपरेट नहीं कर पाते हैं. ठीक है. अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि आपके जो टी हेल्पर सेल है, टी किलर सेल जो आपके होते हैं, टी सेल्स आपके जो होते हैं, वो कहाँ पे जाके सीखते हैं सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में फर्क करना? सर बोन मैरो. नहीं, टी सेल्स है ना. टी सेल्स है. टी सेल्स कहाँ जाके Thymus. सीखते हैं? राइट. और ये सबको याद आना चाहिए एकदम से. क्या तुम लोगों का प्रोसेसर कितना स्लो है सब लोगों का? लाइक कहाँ अभी 13 जनरेशन i7 के लाइक डेस्कटॉप और लैपटॉप मिले तो तुम लोग लाइक कोर टू ड्यू प्रोसेसर के साथ लाइक कितना टाइम लगाते हो? दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. दिस इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन. लाइक यू शुड नो दैट थिंग वेरी क्लियरली, दैट इज योर थाइमस. थाइमस इज द वन जहाँ पे आपका आता है, यू गेट टू सी योर इम्यून सिस्टम विल गिव अ रिस्पांस ओवर देयर.
Okay, we'll actually learn how to differentiate between the self and non-self T cells. ये करके बताओ मुझे यहाँ पे 110 का यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? ध्यान से देख लो and then raise your hand. Till then I'll have some water. बोलिए कोमल, क्या लग रहा है? सर ए ऑप्शन। आपको ये लग रहा है? अभिषेक? ऑप्शन ए सर। आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे ऑप्शन ए के साथ. आई होप एवरीवन विल Yes, एग्री ऑन sir. दिस. इट Yes, इज योर sir. ऑप्शन ए यहाँ पे, बिल्कुल सही. सो रेट्रोवायरस इज गोइंग टू बी ऑप्शन blank A, like filling the blank A. Then B is the RNA. That's what your genetic material is made of. HIV replicate inside the host cell. It is considered as retrovirus because it uses enzyme reverse transcriptase and has a convert RNA into the DNA. मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये कि आपका HIV वायरस हैंड रेज करके बताना कौन से सेल को टारगेट करता है. Raise your hand and tell me which cells have been targeted by my HIV virus. Tell us, Komal. सर टी सेल को। कौन से टी सेल को? टी हेल्पर सेल को। टी हेल्पर सेल आप यहाँ पे जा रहे हो, आपका आंसर यहाँ पे सही है. दैट्स टी हेल्पर सेल्स को टारगेट करता है. मैं जानता हूँ किसी और से, और कौन सा सेल होता है जिसको टारगेट करता है मेरे यहाँ पे HIV वायरस? बोलिए शिखा. बताइए डिम्पल. CD4 cells. ओके, दैट्स अ टर्म यू यूज फॉर टू टाइप ऑफ सेल्स जो होते हैं ना, उनके लिए हम वो CD4 सेल इस्तेमाल करते हैं. तो दूसरा सेल मेरे यहाँ पे कौन सा होगा? चेतना बताइए. मैक्रोफेजेस। राइट, मैक्रोफेजेस, बिल्कुल सही. तो मैक्रोज एंड T4 सेल जो आपने बताया यहाँ पे, जो टर्म आपने यूज किया, दैट्स ट्रू. दे आर कॉल्ड एज माय CD4 सेल्स. सो इनको मेरा यहाँ पे टारगेट करके मेरा पे HIV का वायरस. बताइए, पढ़िए ध्यान से एंड टेल मी द आंसर. बताइए प्रिंस, कहाँ थे आप इतने दिनों से? फिर दीजिए आंसर. नॉट टेल अस, क्यों इतनी लंबी छुट्टियां लगाई थी? सर कब? कब? इन लास्ट वीक. इतना टाइम कौन लेता है प्रिंस? सबको घर जाना है. बताओ अभिषेक, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? थर्ड आंसर होगा सर। थर्ड करो आप यहाँ पे. At which stage of HIV infection does one usually show symptoms of the AIDS? That's true. When HIV damages a large number of helper T cells. तो अभिषेक, अगर helper T cell में यहाँ पे डैमेज हो गए तो उससे दिक्कत क्या आएगी? अभिषेक, यस सर। अरे बोलो, अगर टी हेल्पर सेल अगर आपके डैमेज हो गए यहाँ पे, देन क्या दिक्कत आएगी वहां पे? सर आंसर बोलो बेटा, आंसर बोलो. चलो बताइए चेतना, व्हाट विल हैपन? सर वो इन्फेक्शंस वगैरह से सफर करेगा, ओवरकम नहीं कर पाएगा उसे। Yes, it will have the person will have a compromised immune system. The person will surely have a compromised immune system, and that's what you will find happening in them. That can be only observed when you have a very low count of T helper cell. तब आपको पता चलेगा कि यार इम्यून सिस्टम मेरा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है. ओके, फुल फॉर्म ऑफ मार्ट क्या होता है यहाँ पे? फुल फॉर्म में यहाँ पे आपके मार्ट का सब लोग बेटा, काफी लोग इसका आंसर कर सकते हैं. आसान सवाल है ये तो. इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा वो आपको बताना पड़ेगा. बताइए अंशिका शर्मा, क्या लग रहा है? सर फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन अंशिका शर्मा. अंशिका, अगले टेस्ट में हम लोग काट लेंगे. बताइए जिनका नाम डिम्पल है, बताइए. सर C. सर ए होगा, सॉरी। है ये सब. मुस्कान कुमारी. सर ऑप्शन ए. मुस्कान कुमारी, टेल अस दैट्स अ करेक्ट आंसर. म्यूकोस ओस्टेट लिम्फोइड टिश्यू, दैट्स अ करेक्ट आंसर. यू टेल मी कितना परसेंटेज मिल जाता है ये बॉडी के अंदर? 50%. और ये कहाँ कहाँ मुझे मिलेगा? डॉक्टर साहब बताइए कहाँ होगा ये मार्ट? ऑलराइट, टेल मी ओनली मुस्कान, जिनका नाम सिर्फ मुस्कान है, ये कहाँ मिलेगा बॉडी के अंदर?
Sir, respiratory and digestive. रेस्पिरेटरी ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक एंड इवन इन योर यूरोजेनिटल ट्रैक, इन सारे ट्रैक्स के अंदर जहां पर भी आपकी एक्सटर्नल ओपनिंग आ रही है, जहां से यू कैन फाइंड सम पैथोजन कैन एंटर इनसाइड, दोज एरियाज विल हैव दिस मार्क। वहां पे आपको म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। ठीक है। द क्लिनिकल टेस्ट दैट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ द टाइफॉइड, कौन सा क्लिनिकल टेस्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया था फॉर डायग्नोसिस ऑफ द टाइफॉइड? बाकी लोग बेटा ट्राई करिए, बेटा बाकी लोग भी ट्राई करिए। कोमल शर्मा बताइए। सर डी। कोमल शर्मा, अलाइजा टेस्ट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है फिर? सर HIV के लिए। राइट, HIV के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें हम क्या 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 होता है इस टेस्ट के अंदर? सर एंटीबॉडी और एंटीजन इंटरेक्शन। वेरी गुड, सो विल हैव, बहुत बढ़िया, एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन आपको यहाँ पे होते मिलेगा। दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द ELISA, दैट्स ट्रू। सो दैट्स व्हाट यू फाइंड इन ELISA, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ से क्वेश्चन आपके चालू होंगे, सही वाले हैं। सो बी स्लाइटली अटेंटिव ओवर हियर। सो देखिए ध्यान से, एंड दिस इज अ सिंपल मैथ्स फॉलोइंग। बताइए क्या लग रहा है इसके अंदर आपको सही आंसर। टेक योर टाइम, टेक योर 1 मिनट एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, बताइए प्रिंस। सर सेकंड ऑप्शन। दीप्ति, ऑप्शन ऑप्शन ही सुनाई दिया सबको, किसी को ऑप्शन सुनाई नहीं दिया लेकिन उसके बाद वाला। सर ऑप्शन सेकंड। हाँ, एंड मुस्कान, ओनली मुस्कान। Sir, second option. सेकंड ऑप्शन आपके यहाँ पे सी आंसर यहाँ पे आ जाएगा। राइट, सो विल फाइंड योर, सबसे सिंपल आप यहाँ पे देख पाते हो दैट तो प्लाज्मिड को आप जोड़ दो आपके मलेरिया के साथ, सबसे सिंपल। सो विल फाइंड सी के साथ मेरे यहाँ पे 1 आ जाएगा, और वो आपको सेकंड ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। देन यू कैन सी कि एक के साथ मेरे यहाँ पे 3 आ जाएगा। इन्फोफिलस इन्फ्लुएंजा विल गो फॉर माय निमोनिया, एंटीमीबा विल गो विद योर एमीबियासिस, वुकीरिया विल गो विद योर elephantiasis, and your salmonella will go with typhoid. So option B. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से करना, टेक योर टाइम, सॉल्व द क्वेश्चन केयरफुली। पढ़ लीजिए सब लोग आराम से, निकल आएगा इसका आंसर। नॉट दैट डिफिकल्ट, कर सकते हो आप लोग। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है लेकिन आंसर निकल आएगा। क्या लग रहा है इसका आंसर शिखा? सर ऑप्शन सी। आपको सी लग रहा है? ओके, डिम्पल? सर सी। प्रिंस? सर सी। ऑलराइट, सीम्स लाइक आप सब लोग यहाँ पे सी के साथ एग्री करें, किसी का कुछ और आंसर आ रहा है इसके अंदर? नो सर, थर्ड ऑप्शन ही है। सब Yes, sir, लोग third एग्री कर option. रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, चलो फिर थोड़ा सा बता दो मुझे यहाँ पे। द exaggerated response of the immune system is to certain antigen present in the environment is called as my allergy. ये बात आपके हिसाब से आप कह रहे हो कि ये सही है गलत है? सही है। सही है सर। सही है। Allergic tendency is genetically passed from parent to offspring and is characterized by presence of large quantity of IgG antibodies in the blood. क्या ये बात यहाँ पे सही है गलत है? गलत है सर। गलत। क्या क्या गलत है इसके अंदर? आपको क्या गलत लग रहा है इसके अंदर? सर IgG की जगह IgG। IG लिखना है। राइट, it has to be your IgE यहाँ पे, बिल्कुल सही। Bone marrow and thymus are the organ which origin and slash or maturation and proliferation of lymphocyte occur. That's true, ये लोकेशन पे आपका maturation and proliferation आपका यहाँ पे होगा। Immunization is a process by which a body produces antibodies against the vaccine preventable disease through administration of a specific vaccine. That is also going to be true. बिल्कुल वैक्सीनेशन का यहाँ पे एक सही डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। बेसिकली इम्यूनाइजेशन का यहाँ पे सही डेफिनेशन आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। सो बिल्कुल सही, ऑल ऑफ यू वर ऑन द सेम पेज, वेरी गुड, दैट्स योर ऑप्शन सी यहाँ पे, बढ़िया। बताओ।
क्या लग रहा है मुस्कान कुमारी आपको? सर फर्स्ट ऑप्शन। चेतना आपको क्या लग रहा है? फर्स्ट ऑप्शन। कोमल? सर फर्स्ट ऑप्शन। क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन 1 के साथ एग्री करेंगे या यू हैव समथिंग एल्स इन योर हेड? Yes, sir. Yes. Alright, let's have a look. Subsequent encounter with the same pathogen for a second time elites a high intensified secondary immune response. ये बात आपके यहाँ पे सही है. जो secondary response आपके यहाँ पे होता है, that's going to be of a high intensity, so that's a very true statement. The vaccine generate B and T cells that recognize the pathogen quickly, and subsequent exposure and overwhelm the invader. Like जब invader वापस आपके बॉडी में आता है, तो वो बहुत ज्यादा strong response यहाँ पे देगा by producing a massive production of my antibodies. तो ये बात भी आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है in terms of my B cells and T cells after getting the vaccination shot. So yes, that is going to be true. So that is why option A बनेगा यहाँ पे the correct answer. Very good. All of you are on the same page again. So सही है, दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही आ जाएंगे. Okay. पढ़ो ध्यान से and give us the correct answer. इतना जल्दी स्टेटमेंट? आई थिंक वो बोले हैंडल्स कर रहा है फिर स्टेटमेंट रीड. टेल अस प्रिंस, क्या होगा इसका आंसर? Sir, all of these. प्रिंस ये बताओ, अल्कोहल जो होता है ना, वो ब्रेन के कौन से हिस्से को डैमेज कर सकता है? Alcohol is known to damage or affect which part of the brain? न्यूरल कंट्रोल तो हमने अभी भी किया है. ऑलराइट, अभिषेक आपको क्या लग रहा है? पहले बताओ अभिषेक, इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? सर डी ऑप्शन. अब बताओ अल्कोहल का इंपैक्ट क्या होता है, कौन से ब्रेन के ऊपर इंपैक्ट करता है? वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड. Sir, cerebrum. Cerebellum. Cerebellum. It is a cerebellum. Cerebellum is something which is getting affected by the alcohol. ये भूलना नहीं आप लोगों ने, ये सब अभी तो किया था हमने. Like it is not hardly like 2 weeks back we have done this thing. Cerebellum is a part of brain which will get affected by the alcohol. Now someone have to tell me this, that cerebellum have some kind of role. What kind of role it will play in the person? Posture and balance. Hand-eye Posture, coordination. balance, hand-eye coordination, muscular coordination, hand-eye coordination, posture, balance are the terms I can Posture. relate to. Right, I can relate to all these terms to my cerebellum. तो ये बात भूलना मत, ये सब आपको मालूम होना चाहिए. Now you are no longer only someone who is studying 12वीं. You have also some amount of information of 11th as well. So start thinking in that way. बाकी आई होप सब लोग यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ यहाँ पे एग्री करेंगे. सो ऑल ऑफ द अबव इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस. सो अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज के यहाँ पे होते ही दीज आर द वार्निंग साइंस. ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल एंड कॉलेज, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, isolation, depression, fatigue, aggressiveness, rebellious behavior. So that's your option D यहाँ पे. That's true. Tell us. Read the question carefully and give me a correct answer. The whole purpose is to make all of you aware about statement-based question, or rather get yourself used to those kind of question, these kind of question. That is the whole idea. So read the question carefully. Try to give answer. गलत तो गलत आ गया, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपने ट्राई किया था और गलती आपके यहाँ पे कहाँ पे हुई. So that's the important part. ये भी काफी अच्छा सवाल है वैसे. The question is quite good. क्या लग रहा है अभिषेक इसका आंसर? अभिषेक फ्रॉम हिमाचल. has slept. मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसका आंसर? फर्स्ट ऑप्शन. को फर्स्ट लग रहा है यहाँ पे. डिम्पल? Sir, option A. ओनली मुस्कान? Sir, first. क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ यहाँ पे एग्री करेंगे? Yes, sir. Yes. So all of you are saying over here option A. So let's have a look at that. So पहला स्टेटमेंट आपके यहाँ पे पूछा आपसे क्या गया है that you have to look for a correct statement. So first statement is my people should get vaccination to avoid infection. That's true. That's true.
Vaccination is available for a polio, cholera, typhoid, tuberculosis, and many other disease. That's also going to be true. Eradication of vector are necessary in disease like malaria and filariasis. वेक्टर का निकालना जरूरी होता है अगर आपको इन बीमारियों को खत्म करना है. ये बात भी आपकी यहाँ पे ट्रू है. यू हैव टू टेल मी दैट मलेरिया कौन कॉज करता है? हु इज गोइंग टू कॉज द मलेरिया? बोलो कौन सा मॉस्किटो? वेक्टर कौन सा होगा? फीमेल एनोफिलस. राइट. टेल मी दैट फिलेरियासिस कॉज करने वाला वेक्टर आपका कौन होगा? Culex. Right. Culex will become the vector for causing the filariasis और उसमें आपका जो आएगा आपका फिलेरिया वॉर्म, that's Filaria bracteophty. Then you have your statement 4 यहाँ पे. डेंगू एंड चिकनगुनिया बोथ आर स्प्रेड बाय क्यूलेक्स. तो मुझे बताओ यहाँ पे आप डेंगू कौन कॉज करता है? Aedes. Very good. Dengue is caused by my Aedes mosquito, so that is why this statement over here becomes my incorrect. ये स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे वैसी मेरे यहाँ पे इनकरेक्ट मेरे यहाँ पे बन जाती है. सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड 1, 2 and 3 आर माय करेक्ट. जहाँ पे भी 4 आ रहा है ना वहां से आप ऐसे कट कर दो. So that all the remaining 3 statements are going to be untrue. So that's a fourth statement A becomes a correct answer in this. So that's true. चलो next. Read the statement carefully and give me a correct answer. देख लो इन्हें ध्यान से and then tell us what can be the correct answer in this. बताइए प्रिंस, बोलिए. Sir, all statements are true. चलिए बाकी लोग भी देखिए इन स्टेटमेंट्स को. देखिए क्या लग रहा है आपको. बताइए निशिका शर्मा. Sir, fourth. चेतना. फोर्थ ऑप्शन. I hope सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे. The option 4 happened to be a correct answer in this. All the statement over here are going to be true. सारे के सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ट्रू है. So let's look at the statements over here. Cancer detection is based on biopsy and histopathological test, study of the suspected tissue. That's true. ये आप कर सकते हो and you can get to know कि अगर वहाँ पे कैंसर है या नहीं है. By looking at the cells, by looking at the tissue, you can get to know that. In biopsy, a suspected tissue is cut into thin sections and stained and examined under the microscope. ये बात भी आपके यहाँ पे सही है. That's also true. Certain chemotherapeutic drugs are used to kill the cancerous cell, but majority of the drugs have a side effect like hair loss and anemia. ये बात भी आपके यहाँ पे सच है. We know that. Chemotherapy will always have an impact. Hair loss, anemia एक common outcome होता है of a chemotherapy. Then, MRI uses strong magnetic field and ionization radiation to accurately detect pathological and physiological changes inside the living tissue. ये बात भी आपकी ट्रू है. अगर कोई पैथोलॉजिकल अगर कोई इशू आ रहा है टिश्यू के अंदर या कोई फिजियोलॉजिकल टिश्यू के अंदर दिक्कत आ रही है आप डिटेक्ट कर सकते हो यूजिंग माय एमआरआई. देन टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन एंड एमआरआई आर वेरी यूजफुल इन डिटेक्टिंग द कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. ट्रू. सो ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू. सो ऑप्शन डी बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 182. बताइए क्या होगा इसका आंसर. रीड द ऑल द स्टेटमेंट केयरफुली एंड ट्राई टू टेल अस द करेक्ट आंसर इन दिस. राइट. क्या लग रहा है डिम्पल इसका आंसर? Sir, third. मुस्कान कुमारी. Sir, option third. अंशिका शर्मा. Sir, option. एंड शिखा. Sir, option C. चलिए देख लेते हैं. आप लोग सब सीख रहे हो यहाँ पे. ऑल ऑफ यू आर ऑन द सेम पेज. लेट्स हैव अ लुक एट दिस. इनेट इम्यूनिटी इज अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर. दैट्स ट्रू. आपको अलग अलग बैरियर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. तो स्टेटमेंट 1 तो मेरे यहाँ पे ट्रू होगा. एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अ प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड इज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट. क्या ये बात आपको सही लग रही है? नो सर. No, sir. No, sir. That's completely false.
Acquired immunity can be divided into antibody mediated and cell mediated immunity. ये बात आपको सही लग रही है यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. सही Yes, है, sir. ट्रू है, ये ट्रू है, बिल्कुल सही है. That's what you divide them into ना, humoral immunity and your cell mediated immunity. Innate immunity is also specific immunity. ये बात भी आपके यहाँ पे false है. You don't find innate immunity being specific. That's not specific. Acquired immunity consists of specialized cell, T cells, B cells, and antibodies that circulate in the blood. That is going to be true. तो yes, मेरा first, third and fifth मेरा यहाँ पे true है. बाकी स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे गलत है. पता है होता क्या है, जैसे आपको पता चला कि सेकंड स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे फॉल्स है. एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ एंड इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट. जैसे मुझे ये बात पता चलती है दैट इट इज फॉल्स, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई विल जस्ट सी कि मेरा सेकंड कहाँ पे आ रहा है, और सेकंड आपका आ रहा होता है ए में, बी में एंड डी में. वैसे ही मेरा उठ जाता है. सो देन आई विल हैव माय ऑप्शन सी बच जाएगा मेरे यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. तो ऐसे भी आप कर सकते हो. टेल अस व्हाट इज हैपनिंग इन दिस. Which of the following statement given below are correct? Anshika Sharma, tell us. Sir, C. Only Muskan. Option C. Komal. Sir, option C. चेतना, क्या भी आप ऑप्शन सी आपके साथ आप एग्री करोगे यहाँ पे? Yes, sir. चेतना, you have to tell me a couple of things. Tell me first of all, Pierce patch आपका कहाँ पे मिलता है? Where do you get to see the Pierce patch? Small intestine में. ठीक है. इनमें से कहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपका एक नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, which is a graveyard of RBC, वो कौन सा होगा? Spleen. और टॉन्सिल्स मुझे कहाँ मिलेंगे? Throat वाले एरिया में. Throat वाले एरिया में. ठीक है. Right. So yes, both the statements are true over there. Secondary lymphoid organs include lymph nodes, spleen, small masses of lymph tissues such as a Pierce patch, appendix, and tonsils. That's a true statement. The secondary lymphoid organs provide a site for interaction of the lymphocytes with the antigens. That is also going to be a true statement. ये वो लोकेशन आपकी होती है जहाँ पे आपके antigens interact करते हैं आपके lymphocyte के साथ. So you'll find option C becomes my correct answer in this. Question number 178. Read them carefully, read the statement carefully and tell us the correct answer. Which of the following statement are going to be correct over here? सिंपल है ये तो, बताइए. शिखा दुबे. Sir, option C. सी के जवाब यहाँ पे. अभिषेक, The third option. क्या किसी का कोई और आंसर आ रहा है थर्ड के अलावा, या सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे ऑप्शन सी के साथ? Sir, option C. Option C. ठीक है. सो दैट्स अ करेक्ट आंसर. दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है. अ पैथोजन और इन्फेक्शियस एजेंट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म such as a virus, bacteria, fungus that causes a disease in the host. That's true. एकदम trademark textbook statement है. Pathogen multiply in the body and interferes with the normal vital activities, resulting in the morphological and functional damage. That's also going to be true. So option C बनेगा आपके यहाँ पे ऐसा correct answer. Right. Now let's come back. तो यहाँ पे हमने कुछ statement पे सवाल हमने यहाँ पे अपने solve कर लिए. Now let's come back to the remaining portion of the immunity and then हम लोग move करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर. So let's come back to our, not this, एलर्जी. सो ये हम यहाँ पे स्टार्ट करना था, बाकी हमने यहाँ पे कर लिया था. सो जब हम बात करें एलर्जी के बारे में, when you talk about the allergy over here, you should know that यहाँ पे आपके कुछ सेल्स इन्वॉल्व होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो यहाँ पे आपके एंटीबॉडी जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट्स व्हाट IgE, वन थिंग. सेकंड थिंग, आपके कुछ सेल्स भी आपके यहाँ पे इन्वॉल्व, यू हैव इन्वॉल्व ऑफ मास्ट सेल्स. मास्ट सेल्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. दे आर नोन टू रिलीज समथिंग कॉल्ड एज माय हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन. ये दिमाग में बिठा लो कि जब भी आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन आता है तो आपकी बॉडी में यहाँ भी और मास्ट सेल्स, एंड मास्ट सेल्स बहुत सारा रिलीज करता है आपके यहाँ पे हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन. और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर इसको ही कंट्रोल करता है. दैट इज व्हाट द डॉक्टर विल ट्राई टू डू. नाउ
कब आता है एलर्जिक रिएक्शन? पोलन ग्रेन हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गए, फेदर्स हो गए, हेयर हो गए एनिमल के, एनीथिंग कैन गिव यू एनी काइंड ऑफ लाइक एलर्जिक रिएक्शन। नाउ सिंपली हम इसे बोल सकते हैं एज अ हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम टू द फॉरेन सब्सटेंस, इसे हम कहते हैं एज एलर्जी। दैट्स अगेन वन मोर सिंपल डेफिनेशन ऑफ द एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम टू द फॉरेन सब्सटेंस caused by allergens which can be your dust particle, pollen grains, feathers and animal dander। एलर्जिक रिएक्शन जो आपका हो रहा होता है, सो व्हाट आर द सिम्टम्स विल गेट टू सी? स्नीजिंग, रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। कौन सा वो बीमारी था जिसमें डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग काफी क्लियरली आपको देखने के लिए मिल जाती है पर्सन के अंदर? निमोनिया। एलर्जी से थोड़ी होता है, अस्थमा। अस्थमा। अस्थमा, अस्थमा इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ एलर्जिक रिएक्शन से वो आपका हो रहा होगा। ठीक है, नाउ सो जब आपके बॉडी में होगा एलर्जिक रिएक्शन, ये स्लाइड याद रखना, मास्ट सेल क्या करेंगे? दे विल रिलीज द हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन को यहाँ पर रिलीज कर देंगे। ये जाके क्या करता है? दे विल डायलेट द ब्लड वेसल, सो सेरोटोनिन एंड हिस्टामाइन विल गो और आपके ब्लड वेसल को थोड़ा सा आपका डायलेट कर देगा। ब्लड वेसल को डायलेट करेगा, सेकेंड चीज क्या करेगा वहां पे? इट विल इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द कैपिलरीज, आपके कैपिलरी की परमेबिलिटी को यहाँ पे वो अपना थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज कर देगा। जब आपकी ब्लड वेसल्स आपके यहाँ पे डायलेट हो जाती है और जब इनकी कैपिलरी थोड़ी सी आपके यहाँ पे हो जाती है आपकी परमेबल, देन आपका यहाँ पे क्या होगा? देन व्हाट विल हैपन ओवर हियर? यू विल फाइंड कि यहाँ पे आपका ज्यादा ब्लड यहाँ पे आएगा। सो बेसिकली होता क्या है, आप ये कर क्यों रहे हो? यू आर डूइंग दिस सो दैट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड सेल कैन रीच इन दैट एरिया। अब ब्लड सेल को आप क्यों वहां पे पहुंचाना चाहते हो? ताकि वहां पे अगर कोई फॉरेन बॉडी आया है तो उसको आपके इम्यून सेल जाके न्यूट्रलाइज कर सके, और ये सब करने के दौरान आपका आईजीई का अमाउंट आपका यहाँ पे बढ़ता ही जाएगा। सो दे विल बी वेरी एक्टिवली विल बी इन्वॉल्व ओवर देयर। अब होता क्या है कि जब आपका ब्लड यहाँ पे ट्रैवल करके आएगा, सो आपका म्यूकस और आई वुड से आपका फ्लूइड इकट्ठा होता है नियर बाय के टिश्यू के अंदर, बिकॉज योर कैपिलरीज हैव बिकम परमेबल। सो काफी ज्यादा फ्लूइड, जिसको हम कहते हैं एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो आपका आसपास इकट्ठा होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्लूइड यू विल फाइंड द स्वेलिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड। इसकी वजह से आपको उस एरिया के अंदर आपको स्वेलिंग होते हुए आप वहां पे दिख जाती है। This is what you find happening with the help of my histamine and serotonin। ये आपकी बॉडी में हो रहा होता है, ये सब आपको याद रखना है। दिस स्लाइड शुड बी वेरी क्लियर टू यू कि आपको इतना याद नहीं रखना कि आईजीई वहां पे इन्वॉल्व होता है। यू शुड नो दैट कौन से सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या रिलीज कर रहे हैं, और वो सेल्स दो चीजें यहाँ पे करते हैं, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल एंड दे इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द कैपिलरीज। दैट्स व्हाट दे डू इन दिस। ये चीज आप यहाँ पे कर देते हो। नाउ वंस यू आर डन विद दैट, अब ट्रीटमेंट आपके यहाँ पे क्या होगा? When you go for a doctor, तो डॉक्टर जब आप वहां पे जाते हो, then you realize the doctor can give you a shot of your antihistamine, adrenaline and some steroid hormones। अब जो यहाँ पे one of the steroid hormones यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत, that is your cortisol। क्या कोई मुझे बताएगा कि डॉक्टर आपको कॉर्टिसोल का शॉट यहाँ पे क्यों देगा? क्यों? क्योंकि cortisol is going to have एंटी इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए। राइट, इट विल हैव एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है ना इसकी यहाँ पे, इसलिए आपको कॉर्टिसोल का यहाँ पे आपको शॉट देगा। दैट्स व्हाई इट विल गिव यू द शॉट ऑफ कॉर्टिसोल एज वेल। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि स्टेरॉइड के अंदर आपको कॉर्टिसोल यहाँ पे आता है, बट आप स्टेरॉइड भी यहाँ पे ऐड रख सकते हो। स्टेरॉइड, एड्रेनालिन एंड एंटीहिस्टामाइन का आपको शॉट देगा ताकि आपका जो रिएक्शन आपका हो रहा है बॉडी के अंदर उसे आप कंट्रोल कर पाओ यहाँ पे। सो दीज आर कपल ऑफ एग्जांपल आई हैव मेंशन ओवर हियर। एलर्जन से होने वाले, दैट्स योर अस्थमा एंड हे फीवर आर द टू एग्जांपल यू कैन फाइंड इन द कंडीशन ऑफ एलर्जिक रिएक्शन की। ठीक है, तो ये सब हम यहाँ पे देख चुके हैं। These are the things which have been drawn over here. You can see the drawing later on कि देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। Symptoms: sneezing, watery eyes, running nose, difficulty in breathing। मास्ट सेल यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, रिलीज कर आपका हिस्टामाइन सेरोटोनिन यहाँ पे। एंड व्हाई दिस हैपन? बिकॉज वी आर कीपिंग हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट के अंदर, इसलिए ये आपका यहाँ पे हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज बीन ऑल हैपनिंग। ओके, ऑटो इम्यूनिटी हम जानते हैं इसे, योर इम्यून सिस्टम इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज सेल्फ व्हाट इज नॉन सेल्फ, और आपकी सेल को मारना चालू करता है। याद रखना, ऑटो इम्यूनिटी इज बिकॉज ऑफ जेनेटिक रीजन से ही होता है। इट इज नॉट लाइक कि कोई पैथोजन आपके कॉज कर रहा है, इट इज जनरली जेनेटिक रीजन से आपके होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट यू फाइंड दिस बॉडी विल गिव सच काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। नाउ इसमें आपको याद कर रखना है, ये नाम आपको याद रखना है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हाशिमोटो डिजीज एंड मायस्टीनिया ग्रेविस। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर
ऑटो इम्यून कंडीशंस। इसके साथ साथ एक और याद रख लेना, दैट्स अ ग्रेव डिजीज। These are the few things you have to know in this. ये भी आपका मेमोरी बेस्ड आपके यहाँ पे होता है, राइट। बेसिकली आपके एंटीबॉडीज डिफरेंशिएट कर पाते हैं सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को, लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहे देन दैट इज अ ऑटोइम्यून कंडीशन यहाँ पे, राइट। सो इट विल गो एंड किल योर ओन सेल्स, खुद के सेल को टारगेट करेगा, जैसे आपके यहाँ पे कर रहा है, थायराइड ग्लैंड को टारगेट कर रहा है, एंड दैट कैन लीड टू ग्रेव डिजीज और हाशिमोटो डिजीज कैन हैपन ओवर देयर। सो दैट इज समथिंग वी हैव टू डन। तो यहाँ पे आपका इम्यूनिटी वाला पोर्शन आपके यहाँ पे रिवाइज हो चुका है। क्या इम्यूनिटी वाला पार्ट आपको क्या समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? काफी बच्चों का ये कंसर्न था, सो आई विल क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इनका ये कंसर्न था। ठीक है, नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स जंप ऑन टू योर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। हम यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे, लेट्स ट्राई टू हैव अ लुक एट दैट एज वेल। क्या होता है डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन? Comparative study of anatomy, you have two structures, you have a homologous structure and you have analogous structure यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, you have to know this thing very carefully that जब भी हम बात करते हैं something in terms of my homology, याद रखना एक कॉमन ओरिजिन होगा, there has to be a common origin or what you can call it a common ancestry। ठीक है, इस कॉमन ओरिजिन या कॉमन एंसेस्ट्री में से आपको अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर मिल सकते हैं या अलग अलग टाइप की स्पीशीज बन सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे समझो एंसेस्टर थे, अगर आप कहते हो हमारे एंसेस्टर लेट्स से वी वर माय ड्रायोपिथेकस, हमारे एंसेस्टर यहाँ पे थे आपके यहाँ पे ड्रायोपिथेकस। नाउ ड्रायोपिथेकस वर आवर एंसेस्टर्स। अगर इनमें से 4-5 अगर स्पीशीज आपकी बन रही है अलग अलग, अगर इनमें से 4-5 अलग अलग स्पीशीज अगर आपके यहाँ पे बन रही है, दैट इज अ क्लियर कट एग्जांपल दैट वी हैव अ कॉमन एंसेस्ट्री, राइट। 4-5 चलो भूल जाओ, 4-5 भी यहाँ पे हटा दो, लेट्स मेक इट सिंपल। इनमें से आपका 2 लीनिएज आपके यहाँ पे बन रहा है, एक लीनिएज आपका यहाँ पे ह्यूमंस का, एक स्पीशीज आपके बन रही है यहाँ पे ह्यूमंस की, एक स्पीशीज आपके बन रही है आपके यहाँ पे एप्स की, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान विल कम इन दिस। तो यहाँ पे हुआ क्या, कॉमन एंसेस्टर में से आपने 2 अलग अलग स्पीशीज आपके यहाँ पे बना ली, राइट। दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉजी। यहाँ पे होमोलॉजी में आपको याद रखना है दैट यू हैव अ कॉमन एंसेस्ट्री या यू हैव अ कॉमन ओरिजिन, और वहां से फिर आपको अलग अलग चीजें बनते हुए आपको मिल जाती है। और जब आपको अलग अलग चीजें एक कॉमन ओरिजिन से बनते हुए मिल रही है या आपको स्ट्रक्चर अलग अलग मिल रहा है आपके वहां पे, तो याद रखना दिस इज कॉल्ड एज माय डाइवर्जेंट कंडीशन। याद रखना डाइवर्जेंट में आप अलग जा रहे हो, दूर जा रहे हो। सो डाइवर्जेंट में आपको यहाँ पे याद रखना है दिस माय डाइवर्जेंट कंडीशन, जहाँ पे कॉमन एंसेस्टर आपका होगा, कॉमन ओरिजिन आपका यहाँ पे होगा, और उसमें से आपको अलग अलग स्पीशीज या अलग अलग स्ट्रक्चर आपको बनते हुए आपको मिल सकते हैं। नाउ बिकॉज दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एज वेल, इसलिए हम उसे इवन बोलते हैं यहाँ पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब एक काम करते हैं, इस सबको हम यहाँ पे निकालते हैं, लेट्स रिमूव ऑल दोस थिंग्स एंड लेट्स कम बैक टू द एग्जांपल व्हिच वी हैव known to study. So now you have a common origin. Let's talk about my 4 limbs. 4 limbs of all the group of species we have discussed. So 4 limbs. So यहाँ पे आपका common origin के अंदर आपका आता है आपका 4 limb. अब 4 limb जो आपका है और जो बैक का है, they will have a common structure. Structure 4 limb का आपके अंदर, बैट के अंदर, चीता के अंदर, डॉल्फिन के अंदर आपका यहाँ पे सेम रहेगा. So what you are finding, the structure is going to remain the same. So that is the example of my common ancestry. मैं, डॉल्फिन, बैट और चीता, वी मस्ट बी हैविंग सम काइंड ऑफ कॉमन एंसेस्टर, इसलिए हमारा 4 लिम्ब का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारा सेम रहता है. तो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका रहेगा यहाँ पे सेम, बट यू विल फाइंड उस स्ट्रक्चर में से आप अलग अलग फंक्शन बना रहे हो. सो एक आपका यहाँ पे बन रहा है, आपका यहाँ पे 4 लिम्ब फॉर्मा है स्विमिंग पर्पस के लिए, एक मेरा यहाँ पे 4 लिम्ब का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ फ्लाइट, उड़ने के लिए बैट के अंदर, एक का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है टू रन चीता के अंदर या कैट के अंदर, और एक क्या 4 लिम्ब का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है फॉर द लिफ्टिंग वेट. जब आप यहाँ पे देख पा रहे हो दैट सिंगल स्ट्रक्चर में से अलग अलग फंक्शन आपको यहाँ पे मिल जाए,
दैट इज एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉजी। और क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो दैट ये आपका अलग अलग जा रहा है, इट इज गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज माय डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। दिस बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ माय डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में आपको याद रखना है कि कॉमन ओरिजिन में से आपको अलग अलग स्पीशीज आप या फिर आपको यहाँ पे मिल सकती है, और यू कैन फाइंड यू हैव अ कॉमन स्ट्रक्चर बट यू हैव अ डिफरेंट फंक्शन। ये चीज आपको यहाँ पे देखते मिल जाएगी। द सेम थिंग यू हैव सीन डिस्कसिंग इन टर्म्स ऑफ योर फोल्डिंग को लेके। सो यू शुड नो दैट। लेट मी रिमूव दिस थिंग अगेन ओवर हियर। यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद दिस कि जब भी आप बात करते हो अपने आप होमोलॉजी की, जो सबसे पहला एग्जांपल आपके जो दिमाग में आएगा दैट इज द फोर लिम्स ऑफ द mammals. So you'll have four limbs of your mammals. जहां पे आप बात करते हो अपने चीता की, you talk about your bats, you are going to talk about the human beings, and you have a dolphin. All of them will have a common structure. All of them will have a common structure. So they will have a common structure. बट इनका फंक्शन जो होगा स्ट्रक्चर का, वो इनका यहाँ पे अलग अलग होगा। चीता फॉर रनिंग, बैट फॉर फ्लाइंग, ह्यूमंस फॉर लिफ्टिंग वेट, एंड डॉल्फिन फॉर स्विमिंग। इसके पास होंगे फ्लिपर जिसकी मदद से यहाँ पे वो स्विम कर पाएगी। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, दैट इज एग्जांपल ऑफ होमोलॉजी। एक तो एग्जांपल आपका हो गया, समथिंग वी आर फेमिलियर विद दैट। सो कॉमन स्ट्रक्चर। और यार दिस आल्सो कम्स एग्जांपल है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि आप अलग हो रहे हो। डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि आप कॉमन स्ट्रक्चर या कॉमन ओरिजिन से आप अलग हो रहे हो। सो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ एग्जांपल ऑफ माय डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। दिस आल्सो एग्जांपल ऑफ माय डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है। देन एक ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल आपको यहाँ पे क्या था, याद करो। प्लांट का भी हमने एक एग्जांपल देखा था, वो क्या था एग्जांपल? Thorns and और बॉगनविलिया। राइट। सो आपके थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स, योर थॉर्न्स एंड टेंड्रिल। अब आपका जो टेंड्रिल यहाँ पे होता है और आपके जो थॉर्न्स होते हैं, इनका कॉमन एंसेस्टर या कॉमन ओरिजिन आपके यहाँ पे क्या है? व्हाट इज द कॉमन ओरिजिन ओवर हियर? स्टेम। एक्सिलरी स्टेम। तो कॉमन ओरिजिन यहाँ पे आपका जो आएगा दैट्स गोइंग टू बी योर एक्सिलरी स्टेम यहाँ पे। और उस एक्सिलरी स्टेम दैट्स अ कॉमन, दोनों के अंदर आपको ये मिलेगा। बट एक के अंदर एक्सिलरी स्टेम आपको बना के दे रहा है आपके यहाँ पे थॉर्न, एक के अंदर आपको बना के दे रहा है आपके यहाँ पे टेंड्रिल। दिस इज अ एग्जांपल अगेन ऑफ माय डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड दैट इज अ एग्जांपल ऑफ माय होमोलॉजी। तो दोनों टर्म साथ में रहेंगे हमेशा आपके, होमोलॉजी as well as my divergent evolution. ठीक है। So that's something we will be finding over here. You have a thorns and you have a tendril, which are the two separate structures are getting formed from a common origin. So that's example. ठीक है। तो ये एग्जाम्पल याद रखना, होमोलॉजी के एग्जाम्पल। काफी बच्चों को इसमें कंफ्यूजिंग लगता है कई बार, ये इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल। सो दैट्स एग्जांपल ऑफ योर थॉर्न एंड टेंड्रिल। थॉर्न आपको मिलेगा आपके बोगनविला के अंदर, और टेंड्रिल आपको मिलेगा आपके यहाँ पे किसके अंदर? Cucurbita. राइट। कुकुरबिटा। तो टेंड्रिल यूज इन द कुकुरबिटा एंड थॉर्न विद इन द बोगनविला। दोनों का ओरिजिन आपका रहेगा यहाँ पे, रहेगा आपके यहाँ पे एक्सिलरी स्टेम। बट एक के अंदर स्टेम बना रहा है आपके यहाँ पे थॉर्न, एक के अंदर बना रहा है आपके यहाँ पे टेंड्रिल फॉर द सपोर्ट के लिए। Penguin and dolphin again are the good example of homology. Both of them will have flippers, right, which will be used for the your swimming के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करें। Basically, this will be a different example. This will be an example of your analogy यहाँ पे। ठीक है। You have a flipper which have been used for, both of them are used for swimming, but they'll have a different structure. चलो अभी यहाँ पे देखते हैं। So now you have a structure of an analogy, यहाँ पे हम देखते हैं। So analogy का example हम यहाँ पे देखें, ये भी आपका example था आपके analogy का। You have also one more example. Wings of a bird and a wings of a butterfly. So what is happening in this? Both of them will have a same function. Both of them will have same function, but they have a different ancestor. जब भी आपके सामने टर्म आएगा एनालॉजी का, तो आपको याद रखना है they will never have a common ancestor. इनके अंदर आपको common ancestor कभी देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इस पिक्चर के अंदर। So assume that you have species A, you have species B. So ये दोनों एंसेस्टर अलग अलग है। स्पीशीज ए में से आपके बनते हैं 1000 साल के बाद, यहां से आपका बर्ड बना, और यहाँ पे 1000 साल के बाद इसमें से आपको बना है आपका बटरफ्लाई।
So butterfly and bird do not have a common ancestry. They do not have a common ancestry. लेकिन होता क्या है? They will have a common function. Both of them will be having a common function. तो अगर इनके अंदर आपको common function मिलेगा, so that means they are coming closer to each other in terms of function. So they will have a common function. Function आपका इन दोनों में क्या होगा? Let's say flight. तो flight is a common thing between them. दोनों के दोनों यहाँ पे आपके उड़ सकते हैं. That's a common function. लेकिन ancestors आपके यहाँ पे अलग अलग है. अब even though आपके ancestors यहाँ पे अलग है, they are showing some kind of common trait, and because of that I will say it is an example of my convergent evolution. That's example of your convergent evolution का यहाँ पे example बन जाता है. And याद रखना, that is also called as my analogy. So analogy में आपको याद रखना है, एक चीज काफी clear cut दिमाग में याद रखनी है. You will never have no common ancestors. You have no common ancestors. दोनों के ancestors यहाँ पे आपके अलग अलग है. That is what you find happening in my convergent evolution. तो याद रखना, convergent evolution आपका हमेशा ये टर्म आएगा आपके analogy के साथ. ये आपको यहाँ पे याद रखना है. Different ancestors but common function. ये भी आपका बनेगा example of my analogy. यहाँ पे आप देख पाओगे, we have a potato and sweet potato. So potato का जो आपका ancestor है, like they don't have a common ancestor over here. Potato के अंदर आपका हो रहा है storage, and similarly आपका sweet potato के अंदर भी आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? Storage. So storage is a common function. Storage यहाँ पे आपका होगा common function, but both of them have a different ancestors. क्योंकि potato के अंदर आपका जो storage किया जा रहा है वो आपका किया जा रहा है आपका stem के अंदर, and sweet potato के अंदर जो आपका storage यहाँ पे किया जा रहा है that has been done on the roots के अंदर. This is something you have to know. That is a story of my, particularly this is a story of your analogy again. So you have a different ancestors but having same kind of function. So different structures but same function. That is your analogy. Analogy भी याद रखना. And always remember, it is also story of my convergent evolution. ठीक है, चलो next चीज. So this is write-up you can read from your side. Adaptive radiation is also example of my divergent evolution. Adaptive radiation is also example of my divergent evolution. यहाँ पे देखो आपका क्या हो रहा है, कॉमन एंसेस्टर आपको यहाँ पे था, उसमें से कई सारी स्पीशीज आपको मिल गई. You are finding multiple species are getting formed because of that. So that is also going to be the example of my common divergent evolution. यहाँ पे आपका example आपका बन जाता है homology and the divergent evolution. अगर मैं आपसे पूछूं तो marsupial mammals जो आपके हैं, what are the example they are going to make? Convergent या divergent? Divergent. Always going to be divergent. Convergent कभी आपने सोचना ही नहीं है. अगर आप marsupials को ग्राफ पे देखोगे ना, तो ये तो चलो हमने यहाँ पे देख लिया, सीधा marsupials. They are also coming from the common ancestors. They are also coming from the common ancestors से आपके यहाँ पे आ रहे होते हैं, और इनमें से आपके अलग अलग टाइप के आपको स्पीशीज आपको मिल जाएगी. एक है आपकी जो कंगारू है जो आपको ग्रासलैंड में मिलता है, एक है आपका कोआला जो आपको ट्री पे मिलता है, एक है आपके पास यहाँ पे वॉम्बैट जो बरोइंग होता है, एंड देन यू हैव तास्मानियन डेविल व्हिच इज नॉक्टर्नल वन. सो फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज हैव बीन फॉर्म, और ये सारे एक दूसरे से यहाँ पे अलग जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं. So that is why that becomes an example of my divergent evolution. This is a clear-cut example of my divergent evolution and adaptive radiation. Adapt किया as per the habitat और वहां पर उन्होंने grow किया. Same चीज आपके डार्विन फिंच के साथ यहाँ पे हो रही थी. ये लोग adapt कर रहे थे with their habitat and they were becoming a different species. जिनके beak भी बाद में इनके change हो गए थे 100-200 सालों के बाद. So Darwin finches is also example of my divergent evolution always. So ये गड़बड़ मत करना. अब देखते हैं convergent वाली बात कहाँ पे आती है. इतना हमने यहाँ पे देख लिया. Now this is a story which you have to remember. ये स्टोरी में यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपके पास एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में you have marsupial mammals and you have placental mammals. अब marsupial mammals and placental mammals will have a different ancestors. ये दोनों पॉपुलेशन जो आपको यहाँ पे मिल रही है, they will have a different ancestor. अब इमेजिन करो हमने एक कहानी बनाई थी, कहानी कुछ ऐसी थी आपके यहाँ पे कि यहाँ से आपके कुछ नंबर ऑफ marsupial mammals and placental mammals have gone to habitat A. ये लोग चले गए आपके यहाँ पे एक हैबिटेट के अंदर, दैट्स हैबिटेट ए के अंदर ये लोग चले गए. जैसे वो एक नए हैबिटेट में गए, वहां पे उनको खाने के लिए क्या मिल रहा था? वहां पे चींटियां. दैट्स द ओनली थिंग दे वर हैविंग ओवर देयर. चींटियां वहां पे उन्हें खाने के लिए मिल रही थी. तो क्या हुआ, आपके जो मार्सुपियल मैमल्स थे और आपके जो प्लेसेंटल मैमल्स थे, इनके अंदर दे बोथ ऑफ देम हैव अ डिफरेंट एंसेस्टर्स. दोनों के एंसेस्टर अलग ही हैं, बट बोथ ऑफ देम हैव डेवलप अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स.
दोनों के अंदर आपको कई सारे कॉमन फीचर आपको देखने के लिए मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एंटीटर और निम्फ बैट जो आपको यहाँ पे दोनों के अंदर आपको मिलेगा आपका लॉन्ग स्नाउट और स्टिकी टंग। जब आपके पास है लॉन्ग स्नाउट और स्टिकी टंग तो आप क्या कर पा रहे हो, आप इंसेक्ट्स को निकाल के खा पा रहे हो, आप बरों में से एंट्स को निकाल के आप वहां पे खा पा रहे हो। दिस बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ माई कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यहाँ पे क्या हुआ, इवन दो दोनों के दोनों आपके यहाँ पे दोनों बोथ ऑफ देम विल हैव अ डिफरेंट एंसेस्टर्स बट बोथ ऑफ देम हैव शोन सम कॉमन ट्रेट्स। दोनों के अंदर टाइम के साथ साथ कुछ कॉमन ट्रेट्स यहाँ पे डेवलप कर लिए जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ माई कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, समझो यू हैव एंसेस्टर 1, यू हैव योर एंसेस्टर बी, दोनों आपके अलग अलग है। यहाँ पे एक में से आपका बना आपका यहाँ पे एंटीटर, दैट वाज माय प्लेसेंटल मैमल, राइट, और एक में से आपको बना आपका नमबैट, दैट वाज माय मार्सुपियल मैमल। ये दो आपके यहाँ पे बन चुके हैं। अब दोनों एक ही हैबिटेट में जाके रह रहे हैं और वहां पे क्या मिल रहा है आपको, वहां पे यू आर फाइंडिंग द एंड्स ओवर देयर, सो बोथ ऑफ देम विल हैव सम कॉमन स्ट्रक्चर। दोनों के अंदर आपको यहाँ पे कुछ कॉमन ट्रेट्स आपको मिलेंगे, यहाँ पे दे विल हैव सम कॉमन ट्रेट्स। और क्योंकि अंदर आपको यहाँ पे कुछ कॉमन ट्रेट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दैट इज व्हाई दिस इज द एग्जांपल ऑफ माय, यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है ना, दोनों साथ में आ रहे, ट्रेट्स साथ में आ रहे हैं, सो दैट्स एग्जांपल ऑफ माय कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। दिस इज व्हाट यू फाइंड। और वो कॉमन ट्रेट्स भी याद रख लेना यहाँ पे, लॉन्ग स्नाउट हैविंग अ स्टिकी टंग, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी हैव अ लुक एट दिस ओवर हियर। यहाँ पे आपके सामने यू हैव दिस एंटीटर एंड यू हैव अ नमबैट, दीस आर टू एनिमल्स यू हैव। दोनों में ये कॉमन ट्रेट्स आपके यहाँ पे, दे हैव अ वेरी लॉन्ग स्नाउट एंड दे विल हैव अ स्टिकी टंग, ताकि वो इंसेक्ट को खा सके, बट बोथ ऑफ देम विल हैव अ डिफरेंट एंसेस्टर्स। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ माय कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब पता है ये कंफ्यूजिंग क्यों लगता है, क्योंकि पहले ये बताओ क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. This should be very clear to all the students. Now understand this thing very carefully. ये जो लास्ट लाइन है ना यहाँ पे आपकी, ये आपकी कंफ्यूजन क्रिएट करती कई बार। सो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, when more than one अब आपको मैंने एग्जांपल दिया, now you should remember this thing, when more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area, जब एक से ज्यादा अडेप्टिव रेडिएशन आपको होते हुए मिला वहां पे एक आइसोलेटेड जोग्राफिकल एरिया के अंदर, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, वी हैव सीन द एग्जांपल, ये हो रहा था ना एक सिंगल आइसोलेटेड एरिया के अंदर आपका यहाँ पे क्या हुआ, अडेप्टिव रेडिएशन बिटवीन टू स्पीशीज व्हिच डू नॉट हैव अ कॉमन एंसेस्टर, दैट इज कॉल्ड एज माय, one can call it as a convergent evolution. That is what you call it as a convergent evolution, और जिसके एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे फ्रेम करे हुए हैं। एक और एग्जांपल हमने आप देखा था, दैट एग्जांपल ऑफ माय फ्लाइंग स्क्विरल। प्लेसेंटल मैमल और मार्सुपियल मैमल्स चले गए एक हैबिटेट के अंदर, वहां पे था आर्बोरियल उनका लाइफ, मतलब उनके पास पेड़ थे, उन्हें पेड़ पे रहना था, सो दे डिसाइडेड टू लिव ऑन द ट्री। नाउ बिकॉज बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट बट दे वर शोइंग सम कॉमन ट्रेट्स जो एक पेड़ पे रहने वाले मैमल्स के होते हैं, they were showing the sense of gliding, they were showing the trait of gliding. So you have a gliding squirrel which is a placental mammal, and you have a marsupial gliding phalanger which is also a marsupial mammal. So ये आप यहाँ पे देख सकते हो, that is also an example of my convergent evolution, जहाँ पे दो traits common आ रहे हैं, मतलब gliding वाला trait आपको यहाँ पे common है even though they belong to different ancestors, वो भी आप यहाँ पे picture देख सकते हो। This is my flying squirrel and flying phalanger. फ्लाइंग फ्लाइंजर को इवन आप कहते हैं ग्लाइडिंग शुगर ग्लाइडर, शायद आपने ये नाम सुना होगा, ऐसा पेट भी मिलता है कई बार, शुगर ग्लाइडर, राइट। सो दीज आर द टू एग्जांपल यू विल फाइंड इन देम, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो, ठीक है। सो ये याद रखना, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। लेट्स कीप इट अप टू हियर ओनली फिलहाल के लिए। ये कुछ टर्म्स है जिसको लेकर दिक्कत आती है जनरली बच्चों को, सो आई होप नाउ दिस टर्म्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो या दैट्स व्हाट वी हैव डन, ऑलराइट, राइट, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स रैप दिस अप, यहाँ तक हम इसे रखते हैं। अगली बार हम लोग मिलेंगे तो मैं आपको इन एडवांस बता दूंगा दिन में ही, दोपहर तक के अंदर शाम को क्या करेंगे, सो दैट यू कैन हैव सम रीडिंग एज वेल, यू कैन हैव सम काइंड ऑफ रीडिंग, सो दैट आप जब आओगे यहाँ पे, सो यू आर एबल टू हैव अ ग्रिप ऑन द थिंग्स एंड अच्छे से कर पाओ, ठीक है। सो ऑलराइट, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। अगर कोई सवाल है आपके पास यहाँ पे, देन प्लीज अपने सवाल आप यहाँ पे पूछ सकते हो, बताइए। नो क्वेश्चंस, सबको घर जाना है, ऑलराइट, बताइए एक एक करके। पहले हम डिम्पल का सवाल लेंगे। डिम्पल